नमस्कार। सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार की नाकामियों का डंका पूरी दुनिया भर में बज रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने मोदी सरकार की क्षमताओं और काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए हैं, बल्कि उनका पर्दाफाश कर दिया है। चाहे वो ऑक्सीजन का इंतजाम हो, दवाइयों का इंतजाम हो, वैक्सीन का मामला हो, हर स्तर पर नाकामियां देखी जा सकती हैं। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा सरकार की संवेदनहीनता उजागर हुई है, जो हमें गंगा में तैरती हजारों लाशों में भी दिख रही है, गंगा तट पर दफनाई गई लाशों में भी दिख रही है, कब्रिस्तान और श्मशान में भी दिख रही है, और इस पूरे माहौल में सरकार की चुप्पी में भी दिख रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने थोड़ा भावुक होकर इस पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन वो बात छिप नहीं रही है। सवाल ये उठता है कि ऐसे वक्त में जब मोदी सरकार पूरी तरह से असफल नजर आ रही है, तो विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? क्या विपक्षी दल अपनी भूमिका को निभा पा रहे हैं? क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर जो गुस्सा फैला हुआ है उसको आकार दे पा रहे हैं? क्या वो एक प्रतिरोध, एक आंदोलन खड़ा कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी क्या वजह है? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता महासचिव सीताराम येचुरी जी। आपका स्वागत है येचुरी जी। थैंक यू, शुक्रिया। मैं बड़े सवालों पर थोड़ा बाद में आता हूं। सबसे पहले उस विवाद की चर्चा करता हूं जो केरल से उठा है। केरल में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कई आपत्तियां उठी हैं। जिस तरह से जो हेल्थ मिनिस्टर शैलजा को हटाया गया है, क्योंकि वो बहुत कामयाब रही, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रशंसा होती रही है। तो अचानक अभी कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उनको हटा दिया गया है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है, जहाँ तक कॉमरेड शैलजा की बात है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से अभी कोरोना के से पहले भी जब नीपा का एपिडेमिक आया था उस समय भी जो काम किया, इसके अंदर कोई आलोचना नहीं है पार्टी के अंदर, और पूरे दुनिया के अंदर ये प्रसिद्ध हो चुकी। सवाल यहाँ पर एक बात की उसूल की आती है, जो आई थी हमारे ज़माने में, जब मैं राज्यसभा के अंदर तीसरी बार आने की बात थी, तब भी हमने कहा कि नहीं, हमारी पार्टी की ये उसूल है। लेकिन ये समझिएगा, काबिलियत पे इसके ऊपर कोई आलोचना नहीं है। सवाल ये था कि हमने तय किया और सही ढंग से कि पुराने जितने मंत्री हैं उनमें से कोई रिपीट नहीं होगा। इसके पीछे एक कारण भी है कि बदलाव जो लोग चाहते हैं, आज की भारत की जो जनसंख्या का हिसाब अगर लगाइए आप, तो 70% से ज्यादा लोग हैं 40 साल की उम्र से कम। अब ये एक पार्टी जो जनता की पार्टी है, तो उसको इस असलियत को ध्यान में रखना है। और चुनाव से पहले ही कई सारे मंत्रियों को दोबारा चुनाव लड़ने की टिकट नहीं मिली थी। 26 लोग जो पहले एमएलए थे, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो पूरी की पूरी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो फेडरलिज्म का सवाल है उसकी नेतृत्व कर रहे थे। जीएसटी के काउंसिल के अंदर पूरा का पूरा विरोध उन्हीं के तरफ से चल रहा था, लेकिन उनको भी मतलब इस उसूल के चलते हुए वो दोबारा खड़ा नहीं हुए। तो वही बात थी, यहाँ पर एक एक्सेप्शन करने से किसी और को आप रोक नहीं सकते हो, और वो गलत भी होगा। और याद रखिएगा, कांग्रेस शैलजा की पूरी उनका अनुभव का पूरा इस्तेमाल होगा। जैसे उन्होंने खुद कहा कि वो पिछली बार फर्स्ट टाइम मिनिस्टर रही, लेकिन उपलब्धियां रही इस तरीके की। तो इसलिए इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, एक पार्टी का उसूल है, और पार्टी के अंदर सक्रियता से उनकी पूरी अनुभव का पूरा फायदा अब ना सिर्फ पार्टी को होगा, केरल की जनता को होगी। दूसरा सवाल मंत्रिमंडल को लेकर ही उठ रहा है कि विजन साहब ने अपने दामाद मोहम्मद रियाज को मंत्री बना दिया। अब ये कम्युनिस्ट पार्टियों पे ये इस तरह के आरोप कभी लगते नहीं रहे हैं, इसलिए जब कोई इस तरह का कदम उठाती है पार्टी तो शक पैदा होता है, चर्चा होती है। नहीं, देखिए, ये भी एक गलत बात है कि अब इसके अंदर गलती क्या है कि कॉमरेड रियाज जो है हमारे जनवादी नौजवान सभा के अखिल इंडिया के अध्यक्ष, और वो अध्यक्ष बने अब उनके दामाद बनने से पहले ही। उनकी पूरी भूमिका रही है हमारे पूरे युवा आंदोलन में, छात्र आंदोलन में से पहले, और एक सक्रिय कार्यकर्ता है।
अब इत्तेफाक से उनकी शादी होती है उनके परिवार में, अब आप इसको एक दोष खड़ा करते हैं। अब ये इसलिए नहीं बने मंत्री क्योंकि वो उनके दामाद है, मंत्री इसलिए बने कि नौजवानों के चेहरा के अंदर ये अखिल इंडिया ऑल इंडिया लीडर रहे, और है भी, आज भी है वो DYFI के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। तो उस काबिलियत के आधार पर उनको लिया गया था। इसके अंदर रिश्तेदारी का कोई इसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं रहा, ना कभी रहेगी हमारी पार्टी में, याद रखिए आप। जी, लेकिन मैसेज तो ये जा रहा है कि विजयन साहब का एक पर्सनालिटी कल्ट बनता जा रहा है, वो व्यक्ति प्रमुख होता जा रहा है आपकी पार्टी में, जो कि माना जाता है कि आपकी व्यक्तिवादी राजनीति से आप दूर रहते हैं, और उसका असर मतलब यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर मोदी साहब जिस ढंग से चलते हैं उसी ढंग से विजयन साहब भी चलते हैं, वो भी उसी तरह से स्ट्रांग लीडर हैं। मतलब इस तरह की तुलनाएं भी होने लगी। देखिए, ये तुलनाएं इन लोगों से आती है, इसके पीछे जो भी कारण है, वो मकसद है, उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से आती है जो जानते नहीं है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी किस तरीके से चलती है। अगर कोई अंदरूनी प्रजातंत्र की बात कहे पार्टी के अंदर, तो शायद CPM से ज्यादा और कहीं पर इसको लागू नहीं होता। और याद रखिए, हमारे पार्टी के अंदर हर समय कलेक्टिव जो है, किसी व्यक्ति का नहीं है, कलेक्टिव का वो जो है प्रभाव करती है डिसीजन को। याद करिए, पर्सनालिटी कल्ट की बात तो उठी थी कि ज्योति बसु साहब के साथ भी, और उसके बाद जब उनको ये ऑफर दिया गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो कलेक्टिव ने मना किया ना। जितने भी बड़े नेता हो, वो कलेक्टिव जो है वो जब तय करती है वो होता तय। ये है तरीका हमारे पार्टी का। कोई जिसे बाद में आपकी पार्टी ने हिमालय भूल भी कहा था। कलेक्टिवली कलेक्टिव बात है, तो इसलिए कि ये कोई व्यक्ति का नहीं, व्यक्तिवाद हमारे पार्टी के अंदर असंभव है। ये पार्टी स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो संभव हो ही नहीं सकता, और उससे हम बहुत बहुत सतर्क है कि इस तरीके से भटकाव ना आए। यहाँ का ये भी एक निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि जो आपकी केरल यूनिट है वो सेंट्रल लीडरशिप को अब भाव नहीं दे रही है, वो अपने दम पर सारे फैसले कर रही है, और सेंट्रल जो लीडरशिप है वो इससे बहुत खुश नहीं। देखिए, हर सवाल पर सेंट्रल लीडरशिप के साथ सलाह मशवरा करके ही उन्होंने किया। देखिए, पार्टी के अंदर ये भी उसूल है, कौन खड़ा होगा MLA के सीट के लिए, जो जीत के आए उनमें से कौन मंत्री होगा, ये सब निर्णय वहां की प्रदेश की राज्य कमेटी की अधिकार है। अगर उनमें से कोई ऐसे कॉमरेड है जो यहाँ पर सेंटर में काम कर रहा है, उनको वो लेना चाहते हैं मंत्रिमंडल में, तब सेंटर जो है पिक्चर में आती है। बाकी सब निर्णय उनके हैं, लेकिन इन सभी निर्णयों के पीछे हर बार हमसे तो सलाह मशवरा करके ही तो ये सब हुआ। जो भी राय हमारी थी वो करके सामूहिक तरीके से ये निर्णय लिए गया। क्या आपको नहीं लगता कि जब इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं तो एक पब्लिक परसेप्शन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए? दामाद है, या आपकी पार्टी के सचिव की पत्नी को मंत्री बनाया जा रहा है, या विजयन साहब हर जगह छाए हुए हैं और पार्टी उनके सामने थोड़ा नीचे चली जाती है? बिल्कुल नहीं जाएगी, पार्टी है उसलिए तो विजयन साहब है। आप जो कह रहे हो वो उल्टा है। और दूसरी बात यह है कि आप बताइए, कोई किसी का दामाद बन गया, कोई किसी का बीवी बन गया, लेकिन उनकी जो बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है आज भी है, अब उनको इसीलिए कंडेम कर दोगे कि यहाँ पे शादी क्यों किया? यानी आपके कहने का मतलब है आगे अगले से लोग सोचे कि भाई नेता के घर पे शादी ना करो, या नहीं तक। और जब शादी होती है उनकी, जब एक्टिंग सेक्रेटरी की बात कह रहे हो, तब वो इतना बड़े नेता नहीं थे, समझे ना। अब वो एक्टिंग सेक्रेटरी बन गए, LDF के कन्वीनर है, तो इसमें उनकी क्या दोष है भाई, बताओ जी। यही मैं कह रहा हूँ, जरा इसको बैलेंस तरीके से देखिएगा आप जी। अच्छा, मैं अब आता हूँ बड़े सवालों पर। ये पिछले 2-2.5 सालों में खास तौर पर, हालांकि ये पहले सिलसिला शुरू हो गया था कि केंद्र सरकार किस तरह से काम कर रही है, उसमें क्या क्या उसकी नाकामियां हैं, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में वो बड़े पैमाने पर सबकी नजरों में आई है, और एक तरह से लग रहा है कि ये सरकार अब सरकार चलाने जैसी स्थिति में नहीं है, इनको आता ही नहीं है गवर्नेंस। ऐसे में जब बड़े देश भर में एक तरह का
गुस्सा है, नाराजगी है। ये भी खबरें आ रही हैं, सर्वे की रिपोर्ट आ रही कि मोदी की लोकप्रियता काफी नीचे गिरती जा रही है। तब विपक्षी दल एक साझा मोर्चा बनाकर एक बड़ी लड़ाई खड़े करने में असफल दिख रहे हैं, बल्कि विपक्ष ठीक से दिख भी नहीं रहा है। सिवाय ट्विटर पे विपक्ष कहीं दिखता ही नहीं है। तो ये तो पूरा मैदान साफ है इनके लिए। देखिए, विपक्ष क्यों नहीं दिख रहा आप? उत्तर प्रदेश में आपका जो मानते हैं, भाजपा कहती है अपनी गढ़ है, वहां पे लोकल बॉडी चुनाव हुए, क्या नतीजा निकला? गुजरात में क्या नतीजा निकला? और ये असेंबलियों में देखिए आप, तमिलनाडु हो, केरला में एक उनके एमएलए थे, वो भी अब हार गए, जीरो है, उनका कोई एमएलए नहीं है केरला में। और बंगाल में देखिए, इतना बड़ा ये करके कि भाई इतनी बड़ी कैंपेन लॉन्च किया वो बंगाल की जनता ने एकमात्र खड़े होकर बीजेपी को हराना है वो मकसद से आज तृणमूल को जितवाया। तो ये जो भावना जो लोगों के अंदर है उसको लामबंद कर रही है अब विपक्षी पार्टियां। और हर बार आप देखते हो क्यों, अगर ये सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? सड़कों पे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये महामारी का जो आज जो ये जो परिस्थिति जो उभर कर आई, जैसे आपने खुद कहा था, गंगा नदी, गंगा माई कहते हैं हम, वो भरी हुई है शवों से। गंगा माई बना रही है एक शवोत्सव। अब ऐसी हालत में इस तरीके से बड़े जो हमें आदत है पॉलिटिकल रैलीज करने की, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने की, वो आज की ठोस परिस्थितियों में संभव नहीं है। और जिम्मेदार पार्टियां होने के नाते हम चाहते हैं वो तोड़े ना, जैसे मोदी साहब और अमित शाह साहब ने तोड़ा और उन्होंने अनुमति दी कुंभ मेला के लिए। एक साल पहले ले आए कुंभ मेला को, ले आए इसलिए क्योंकि अगले साल वहां के असेंबली चुनाव में इसका प्रभाव पड़े। अब 4 धाम करने वाले थे। अब ये सब जो वो लोग कर रहे हैं, हम जिम्मेदार पार्टियां हैं, हम नहीं करेंगे। तो हमने जनता को अपील करते आए संयुक्त स्टेटमेंटों के जरिए। अभी तक इसी महीने में 3 बार 12 पार्टियां इकट्ठा होकर उन्होंने अपनी राय रखी। खैर छोड़िए, ये प्रधानमंत्री की रिवाज बना ली उन्होंने पिछले 7 साल में। अपोजिशन की कोई भी खत का जवाब की बात छोड़िए, उसको एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलता कि आपकी खत हमें मिली है। ये भी नहीं होता, उनके ऑफिस से नहीं आता। अब इस हालत में हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं, जहाँ भी हुए हैं। आप केरल देखिए, तमिलनाडु देखिए, बंगाल देखिए या असम देखिए, दोनों गठबंधनों के बीच में जो वोट शेयर है वो बहुत ही मामूली सी है, बहुत ही मामूली सी। तो अब ऐसी परिस्थिति में लोग लामबंद हो रहे हैं भाजपा के खिलाफ, और बड़े पैमाने पर वो भी जानते हैं। और इसलिए आज बैठक हो रही है यूपी में किस तरीके से सवाल को सुधारने के लिए। उनके जो रिमोट है, मतलब आरएसएस, उनके साथ बैठकर मोदी साहब स्वयं जो है वहां पर बैठकर अब इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो विपक्ष जो है वो जी मैं आपसे सहमत हूं कि इस समय कोरोना की वजह से आपकी पार्टियां, आपके कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं, लेकिन विपक्षी दलों के बीच में जिस तरह का तालमेल हो, जिस तरह का विरोध खड़ा हो सकता है, वो भी कम दिख रहा है। आप देखिए कि कभी ममता बनर्जी अकेले केंद्र से लड़ रही होती है, हेमंत सोरेन अलग से बयान दे रहे होते हैं, जबकि संघीय ढांचे के साथ जो व्यवहार ये सरकार कर रही है उसको लेकर चिंता पूरे विपक्ष की होनी चाहिए और उस पर एक सामूहिक लड़ाई भी लड़ी जानी चाहिए। बिल्कुल है, उसीलिए तो हेमंत सोरेन जी थे, ममता बनर्जी जी है, वो 12 नेताओं के जो संख्या, कल जो एक स्टेटमेंट हमने दी, 12 नेता है उसके अंदर, 12 पार्टियों के, मतलब वो सब जो अब चुनाव जीत के आए हैं ऐसे पार्टियां हैं। और वो सब पार्टियां इकट्ठा हुए। अब समाजवादी पार्टी को देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन में उनका प्रभाव बढ़ा कि नहीं विपक्ष के रूप में। तो अब नहीं, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी को क्रेडिट उतना नहीं मिलेगा जितना योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। वो बाय डिफॉल्ट नाराजगी का फायदा मिल रहा है। आप जानते ही हैं कि कहीं है नहीं समाजवादी पार्टी से। जी, अब वो माहौल आ रहा है देश में जैसे इमरजेंसी के विरोध में आया था। लोग जो है किसी को वोट नहीं डाल रहे क्योंकि उनके पक्ष में है, लोग वोट डाल रहे हैं कि इनको हराना है, और कौन है ताकत जो हरा सकता है उसके ऊपर वोट जा रही। तो आपकी बात सही है, ये पूरा कोई पॉजिटिव वोट नहीं है इनके पक्ष में,
ये बहुत बड़ा नेगेटिव वोट है, वो भावना है। हमारी पीढ़ी जब इमरजेंसी लड़के जब आ रही थी, वो भावना क्या था, पहले इसको हराओ, पहले डेमोक्रेसी को वापस ले आओ। अब वही है, इनको हटाओ, पहले हमारे संवैधानिक व्यवस्था को लागू करो, जिसको ये लोग पूरा का पूरा बर्बाद करते गए पिछले 7 सालों में, खासतौर से पिछले इन 2 सालों में। तो वो भावना है देश के अंदर, और वही है आज एक राजनीतिक परिवर्तन का मोड़ जो है, वो ध्रुवीकरण शुरू हो चुकी है। अभी आपने जिक्र किया कि आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग हुई है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उसकी चिंता उनको हो रही है, जो कुछ माहौल बना है। यही अखबार जी कह रहे हैं, मतलब हम उसी हिसाब से जी कह रहे हैं, वो मीडिया का जी जी, रिपोर्ट है। मैं सहमत हूँ, चिंता है उनमें। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस तरह की जब हालात बनते हैं तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक, कोई पुलवामा, कोई इस तरह की चीज होती है और पूरा नरेटिव चेंज कर देते हैं। हो जाता है, नरेटिव चेंज करने की कोशिशें हो भी रही हैं कि सारा कॉन्स्पिरेसी का जिम्मा कांग्रेस पर लगा दिया जाए, कि ये बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दुनिया भर के देश मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, अस्थिर करना चाहते हैं। और एक मतदाता वर्ग है जो इस तरह के नैरेटिव से प्रभावित भी होता है। उसकी वो काट जो है वो विपक्षी दल लेकर नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, उसको कैसे आप जो काटे हैं, सवाल ये है कि इस तरीके से भ्रमित राजनीति जो है और ध्रुवीकरण को तेज करने वाली, जैसे आपने कहा पुलवामा के बारे में, उसके बाद हुआ क्या देश के अंदर, पूरा का पूरा नैरेटिव बदल गया इलेक्शन का। और ये एक आ गया एक बहुत ही जहरीला एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और उसी के साथ साथ उनका जो कॉन्सेप्ट राष्ट्रवाद का है, उसके साथ जुड़कर वो उसको साइडलाइन कर दिए रोजमर्रा की जिंदगी के सवालों के लोगों को। अब मेरे ख्याल से वो उस तरीके की परिस्थिति पार हो चुकी है। ऐसा कोई परिवार नहीं है देश में जिनके अंदर कोविड का कोई एक शिकार नहीं हुआ, या उनके रिश्तेदार या जानने वाले में एक शिकार नहीं हुए। और ये बढ़ती जा रही है। कितना आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार, उतना ही ज्यादा लोगों के अंदर गुस्सा है। और जैसे आपने पहले ही कहा था, कोई प्रबंध किया नहीं पिछले 1 साल से। कई सारे चिट्ठियां हम लोग सब लिखते रहे, 21 पार्टियां मिलकर उनको चिट्ठियां लिखी थी। जो बात आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि टेस्टिंग, आइसोलेटिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की बात, 1 साल पहले हम सब ने मिलकर उनको लिखा था, तब से कुछ नहीं की। तो अब ये बातें लोगों के जहन में पहुंच चुकी है, क्योंकि सबके अंदर दर्द है, सबके अंदर दर्द है आज कि इस तरीके से कुशासन को लेकर सब जो है पीड़ित है। तो ये भावनाएं जितना भी वो कोशिश करे भ्रमित करने के लिए, वो आपका आप एक कहना है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक लोगों के ध्यान को नहीं बटा सकती, कोई दंगा, कोई बड़ा अभियान, सीए एनआरसी टाइप का मतदाताओं को फिर से ध्रुवीकरण उनका नहीं करवा सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, उनकी पूरी कोशिश होगी और कर भी रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, कर भी रहे हैं। लेकिन उसका उतना असर जो उनको नहीं मिलेगा जितना वो समझ रहे थे पिछले चुनाव में पुलवामा उसके चलते हुए मिला। तो आज के दिन हमारा ये मानना है कि आज के दिन लोगों के अंदर गुस्सा यहाँ तक पहुँच गई कि अब पहले ये होता था प्रधानमंत्री अलग है, सिस्टम अलग है। इस बार भी बोला था सिस्टम की गलती है, प्रधानमंत्री की नहीं। उसका असर आपने देख लिया, आपने खुद कहा पॉपुलैरिटी रेटिंग जो गिर रहा है। तो अब ये एक, वही मैं कह रहा हूँ कि एक जनता के अंदर एक ध्रुवीकरण आ रही है, और वो ध्रुवीकरण ये है कि अब इससे बचना है। हम बाद में निपट लेंगे जो भी आए। एक पहली जनता, हमारी संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखिए और हमारी जनतांत्रिक अधिकारों को उनको रक्षा करिए। मेरा और सवाल हमारी ये था, मूल सवाल ये था येचुरी जी, कि इस ध्रुवीकरण में विपक्षी दलों का क्या रोल है। मुझे तो कोई बिल्कुल रोल नहीं दिख रहा है। वो स्वाभाविक तौर पर जो सरकार की नाकामियां हैं, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिल गया, राष्ट्रीय स्तर पर भी वही हो रहा है। विपक्ष देखिए, इस गुस्से को, इस स्थिति को लीड नहीं कर रहा है। नहीं, वो लीड करने की वजह से आपको, वरना वोट क्यों मिलता दूसरे को? उनके ऊपर गुस्सा भी हो, वोट ना डालते लोग, लेकिन दूसरे को क्यों डाल रहे? क्योंकि वो विपक्ष है ना, जो जो खड़ा है, जो नजर आ रहा है उनको।
वो विपक्ष जो खड़ा है नजर आ रहा है उनको, उसी के इर्द गिर्द जो है ये एकजुटता हो रही है। अब ये परिस्थितियों को अगर थोड़ी सुधरेंगे और ओपनली हम लोग कोई राजनीतिक कार्यक्रम कर पाएंगे, तब आप देखेंगे कि किस तरीके से बदलाव ये आएगा। और इसलिए ये लॉकडाउन लॉकडाउन चलाते रहेंगे ताकि मतलब उस तरीके के ये अपोजिशन पार्टियां ना आए। लॉकडाउन की जरूरत होगी जरूर, इस संक्रमण को घटाना है, और एक ही रास्ता है वैक्सीनेशन के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। और वही काम में सबसे असफल रहे हैं। हाँ, विश्व गुरु बनकर चल रहे थे हम, और आज की खबर ये है कि कल को पूरे देश भर में सप्लाई जितना है वैक्सीनेशन का, उससे कम वैक्सीनेशन हुआ। अभी तक ये था कि सप्लाई नहीं है इसलिए नहीं हो रहा, अब सप्लाई जो है उससे भी कम हो रहा है। क्यों? क्या है पॉलिसी इनका? आप पहले कह देते कि सरकार पैरालाइज्ड है, पैरालिसिस है, अब उससे भी अभी ये तो सरकार एकदम गायब है। तो ये बताइए, सप्लाई की कमी नहीं है तब वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा रहे मोदी साहब? तो ये सब सवालें लोगों के जहन में पहुंच चुकी है। आप जितना भी भ्रमित करने की कोशिश करें, हम समझते हैं कि वो दरिया पार होगी। तो अभी आप कह रहे हैं कि विपक्षी दलों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो ज्वाइंट स्टेटमेंट हर 15 दिन महीने में जारी करते रहें, क्योंकि कोरोना काल है और कोई रास्ता नहीं है। और अगर दूसरी तीसरी चौथी लहर आती रही तो विपक्ष उसी तरह से जड़ता के साथ बैठा रहेगा उसके पास, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई नया कोई तरीका भी नहीं ढूंढा जा सकता। नहीं, बिल्कुल, अगर जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं ऑप्शन है, वहां पे हरवाया, वो तो ऑप्शन है ना। वो तो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई तो चुनाव में ही होती है, और वहां पे तो उनको हराया है। तो मौके की बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि इस तरीके की परिस्थिति चलता रहे ताकि विपक्ष जो है सड़कों पे ना उतरे। लेकिन अब वो भी टूटने वाली है मुकेश जी। आप देखिए, वो 6 महीने हो गए, लाखों की तादाद में हमारे अन्नदाता किसान आज भी बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे। कोई इंसानियत की ये झलक नहीं है प्रधानमंत्री में। ये संक्रमण जो चल रहा है उससे उसे बातचीत करके उसको बंद करवाइए ना, खत्म करिए। उनको बातचीत के लिए तो बुलाओ आप। 4 महीने तक उनसे बात भी नहीं की है सरकार। अब ये बताइए, इससे मैं कह रहा हूँ वो भी टूट रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत हो चुका है। अब वो परिस्थिति आएगी। अब सरकार उसी परिस्थिति पर ले जा रही है पूरे देश को, हम सबको डुबा रही है। मैं अब थोड़ा सा बंगाल की तरफ रुख करता हूँ। बंगाल में 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हमारी आपकी बात हुई थी। गुवाहाटी में मैंने आपको इंटरव्यू किया था और आपने उम्मीद जाहिर की थी कि बीजेपी से ज़्यादा सीटें भी आ सकती हैं हमारी, हम सरकार बनाने में एक रोल भी प्ले कर सकते हैं, हमारी एक भूमिका होगी। लेकिन अब आपका एक भी विधायक नहीं जीता, एक भी कैंडिडेट नहीं जीता है, आप विपक्ष में है ही नहीं, खत्म हो गया। ये जो सदमा है, ये जो धक्का लगा है आपकी पार्टी को, आपको लगता है कि अब बंगाल में फिर से जगह बना पाएंगे आप? जी नहीं, बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा हमारे लिए, और ये सेटबैक रहा जैसे मैं पहले आपको कह रहा था, क्योंकि वहां पर जो डोमिनेंट जो मोटिव जो उभर आई, जिस तरीके से कैंपेन चलाए थे मोदी साहब और अमित शाह साहब, जिस तरीके से पूरी की पूरी सांप्रदायिक जहर को फैलाने की पूरी कोशिश की थी, और जिस तरीके से बंगाल की जो 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 एक ट्रेडिशन रही है, उसकी एक कल्चर रही है, उसकी एक स्वाभिमान रही है, उसको बहुत भारी चोट पहुंचाया इन लोगों ने। उसके जवाब में बंगाल की जनता खड़ी हुई कि इनको हराओ, और उसके लिए उन्होंने देखा कि मुख्य रूप से जो हरा पाएंगे वो है आपकी तृणमूल कांग्रेस। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट नहीं है, ये बीजेपी के विरोध में वोट है। और इस ध्रुवीकरण में हमारी जो चुनावी व्यवस्था है, जिसको हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं यहाँ, तो वहां पर ये एक किस्म की ये ध्रुवीकरण जब होती है, कोई तीसरा ताकत जो है वो स्क्वीज आउट हो जाता है। अब इसी को हम इसी से बचने की कोशिश की है। आप अब कह रहे हो कि विपक्ष में नहीं है तो आप तो खत्म।
अब आएगी असली राजनीति बंगाल में, वो हम विपक्ष में रहेंगे, उसका नेतृत्व रहेगा हमारा जनता के बीच में, जन संघर्षों के आधार पर। जनता के सवाल जितने हैं, वो एकमात्र ताकत वो है, वो ये है वामपंथी ताकतें और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो उनकी अब उनको उठाते हुए उनको लामबंद करके ये संघर्षों में जाएगी। और एक बात लेकिन मैं अभी कह तो दूं, लग रहा हमारे है कि बीजेपी ही संघर्ष कर रही है टीएमसी से। बीजेपी ही कहाँ सक्रिय है, चाहे वो ये गवर्नर हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे पार्टी हो, सब वही देखो, वही दिख रहे हैं चारों तरफ। तो बीजेपी नहीं है सक्रिय, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के क्या अपॉइंटेड लोग है गवर्नर जैसे, बीजेपी कहाँ है? और ये जो पूरा का पूरा जो अब बंगाल के अंदर हो रहा है, वो आप देखेंगे आज असली राजनीति अब शुरू हो रही है बंगाल में। अब तक ये प्रायोरिटी था बीजेपी को हटाना है, आने नहीं देना बंगाल में, वो कर दिया बंगाल के लोगों ने। अब आएगी सवाल रोजमर्रा जिंदगी की, अब आएगी सवाल उनके इस महामारी से कैसे बचने की। अब इन सवालों के ऊपर आज भी अगर आप देखेंगे, जनता के बीच में वहां पर कोविड के लिए राहत पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा वहां पर अब ये वहां की मीडिया में मशहूर हो चुका है कि रेड ब्रिगेड कहते, ये रेड ब्रिगेड जो है वो पहुंचा रहे हैं। जहां तक जो असफलता रही है सरकारों की, ऑक्सीजन की बात हो, दवाई की बात हो, या उनको देखभाल करने की बात हो, आइसोलेशन की बात हो, ये सब चीजें पार्टी कर रही है। और इसी से असली राजनीति की शुरुआत अब शुरू हो चुकी है बंगाल में। और वहां पर येचुरी जी, यहाँ पर विपक्ष हम ही है, वहां पर विपक्ष हम ही है। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा समय कि बताएगा। विपक्ष की स्थिति आपको वो बीजेपी लेने देती है या नहीं लेने देती है। लेकिन ये एक कंट्राडिक्शन आपकी राजनीति में, राष्ट्रीय और बंगाल की राजनीति में आने वाला है, जहां पर आपको ऐसा लगे कि राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी की जरूरत है और आप प्रदेश में उसका विरोध करते नजर आएंगे। तो ये आपको एक ऐसे चक्रव्यूह में ले जाता है जहां से निकलना मुश्किल है कि आप ममता का विरोध करें या समर्थन करें। और क्यों बीजेपी के पास ये कोई द्वंद्व नहीं है। नहीं है, उनके पास नहीं है, क्योंकि उसूल नहीं है। अब सवाल यह है कि मुद्दा क्या, किस मुद्दे पर हम साथ रहेंगे, किस मुद्दे पर नहीं। अगर दमन होती रहेगी, लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते रहेंगे, जैसे आज 50,000 से ज्यादा फॉल्स केसेस के अंदर हमारे कार्यकर्ता फंसे, और उनके आज कई सारे हजारों की तादाद में उस घर का आदमी जो है वो घर पे वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जानलेवा खतरा है। अब 7 साल से ये चल रही, लड़ेंगे नहीं क्या? स्वाभाविक नहीं है क्या लोग नहीं लड़ेंगे? इन सवालों पे लोग लड़ेंगे, इन सवालों पर लोग लड़ेंगे, इन सवालों पर भी लड़ेंगे कि आप जो है बेरोजगारी बता दो, इन सवालों पे भी लड़ेंगे, आप जो है मुफ्त अनाज बांटो। तो वो सब लड़ाइयाँ होगी। लेकिन भाजपा के विरोध में अगर आपको देश के स्तर पर आपको अगर रोकना है, तो वहां पर कोई संकोच नहीं है हमें उनके साथ जाने की। ना पहले भी थी, पहले भी कई बार ममता बनर्जी जी और मैं खुद स्वयं मतलब वो ऑपोजिशन पार्टी के मीटिंगों में शामिल हुए। तो वो तो रहेगा, इसके अंदर कोई अंतर्विरोध नहीं है, ना दुविधा है। अब कल के स्टेटमेंट में भी उनका वो भी शामिल थी। स्टालिन जी, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे के साथ ममता बनर्जी भी एक चीफ मिनिस्टर शामिल थी। तो अब ऐसे परिस्थितियां चलेगी, और ये एकता बीजेपी के खिलाफ देश के स्तर पर, उसके लिए जो भी तैयार है सेकुलर पार्टी, उनको साथ लेकर चलेंगे। क्या कोई गठबंधन बनाने की दिशा में आप कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर? लेफ्ट पार्टीज हमेशा इस तरह की एक भूमिका अदा करते रहे, हरकिशन सिंह सुरजीत बार बार याद आते हैं तो अब क्या आपकी तरफ से कोई तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पे लाना, एक यूपीए है लेकिन नहीं है ऐसा साफ दिख रहा है, तो कुछ ऐसा उसकी सक्रियता पर काम हो रहा है क्या? बिल्कुल, उसी के वजह से तो ये संयुक्त स्टेटमेंट निकल रहे हैं, वरना ये आए कहाँ से? आसमान से तो टपक नहीं पड़े हैं। ये यही है कि इन सभी पार्टियों के साथ संपर्क करके, उनके साथ सलाह मशवरा करके, अब 12 नेता हैं, 12 पार्टियों के, बड़े पार्टियों के,
वो उनको इकट्ठा करे एक सवाल पर। आप ही जानते हैं कितना समय लगता है जब आप मिल नहीं सकते, या टेलीफोन पे बात होती है, या जैसे आप और हम कर रहे हैं अब बात, मतलब उसी तरीके से होती है। अब इस तरीके से कम्युनिकेशन, इसके बावजूद भी ये कोऑर्डिनेशन हो रही है, और उसके अंदर हम अपना भूमिका तो निभा ही रहे हैं, और ये राजनीतिक पार्टियां सब जानते हैं, और वो हमारी कोशिश रहेगी हर समय। आप याद रखिए, 96 में संयुक्त मोर्चे की बात हो, या 89 में वीपी सिंह सरकार की समर्थन की बात हो, वहां से लेकर ये रोल अदा किया है लेफ्ट ने, और यूपीए की फॉर्मेशन 2004 में। तो ये हमारी जिम्मेदारी हम मानते हैं। और याद करिए 2004 में 61 वामपंथी एमपी चुन के आए, 57 उनमें से आए हैं कांग्रेस को हराकर, और उसी कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार के समर्थन बिना हमारी वो नहीं बन सकती थी, और बनाया। वो जिम्मेदारी हमारी रही है, वो कर रहे हैं, और वही उसी का प्रतिफल है आज ये संयुक्त स्टेटमेंट जो आपको नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि यूपीए को एक इफेक्टिव लीडरशिप चाहिए, इफेक्टिव और विजिबल लीडरशिप चाहिए जो नहीं है? कांग्रेस का ये संकट अलग है, कांग्रेस के साथ भी ये संकट है, लेकिन यूपीए को के मामले में भी ये दिखता है। बिल्कुल आएगा, वो लीडरशिप आएगा ही। आप बताइए 2004 के चुनाव से लेकिन पहले। संकट है। नहीं नहीं, संकट नहीं कहूंगा मैं, संकट नहीं कहूंगा। ये हमारी व्यवस्था की वजह से। आप 2004 से पहले, आप दिल पे हाथ करके कहिए कि ईमानदारी से, कि आपने ये कभी सोचा मनमोहन सिंह जी बनेंगे प्रधानमंत्री? बने ना, लीडर आए ना, 10 साल चले ना। तो ये लीडर आएंगे, इसके अंदर कोई अभाव नहीं है। आप वो चाहते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म में बदल दें, ताकि वो नेता है तो इसका कौन है विकल्प। और यही बात थी वाजपेयी साहब के सामने भी, और बहुत बड़ा नेता थे वाजपेयी साहब, और उनके उनके साथ भी यही था कि कौन है विकल्प वाजपेयी साहब के लिए। हारे ना चुनाव 2004 में, और विकल्प आया ना। ये व्यवस्था लाएगी, आप उसकी कोई चिंता मत करिए। अब हर प्रांतों में ये जो पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, वो विकल्प है वहां पे। अब राष्ट्रीय स्तर पर भी आएगा। एक सवाल आपकी पार्टी से संबंधित है। येचुरी जी, जब आपने कमान संभाली थी सीपीएम की, आप महासचिव बने थे, तो आपने कई चीजें कही थी, और उनमें एक बहुत बड़ी चीज ये थी कि आप चाह रहे थे कि जो कम्युनिस्ट पार्टियों का ढांचा है जिसमें अपर कास्ट के लोग हावी हैं, खासतौर से ब्राह्मण तबका बहुत हावी है, और आप चाह रहे थे कि जो दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक के, इन तमाम लोगों को नेतृत्व में भागीदारी मिले। अब तो काफी साल हो गए हैं, अब कुछ दिखना चाहिए लेकिन दिख नहीं रहा है, ऐसा फील नहीं आ रहा क्यों है कि नहीं? कोई बदलाव हुआ है। देखिए, आपका नजर सिर्फ हमारे पॉलिट ब्यूरो पे होती है कि वहां पे क्यों नहीं है, मतलब आप वही देखते हो, लेकिन हमारे केंद्र वहां भी कमेटी को पहुंचना चाहिए ना, लेकिन देखिए, बिल्कुल पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। और आप हमारी केंद्र कमेटी देखिए, हमारे राज्य कमेटियां देखिए, या हमारे मंत्रिमंडल को देखिए। आज केरल में कॉमरेड राधा कृष्णन, एक दलित, वो देवस्वम बोर्ड के मिनिस्टर है। देवस्वम बोर्ड, समझ रहे हो उसका उसका इम्प्लीकेशन। जी। और ये पूरा संदेश है पूरे देश भर के लिए। और वहीं से तो कम्युनिस्ट आंदोलन की एक जड़ भी शुरू हुई थी कि वहां पर मंदिरों के अंदर दलितों का प्रवेश होने के लिए वो अधिकार, वो इसी भावना के साथ चल रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि पॉलिट ब्यूरो के अंदर जरूर अभी से मतलब होना चाहिए था। कमजोरी है, इसको दुरुस्त कर रहे हैं, और वो हो रहा है। वहां के स्तर के नीचे तक अब ये सक्रिय कार्यकर्ता इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि वो दलित है, इसलिए पहुंचे कि वो कम्युनिस्ट है और दलित भी है। और ऐसे ये आते रहेंगे, ये जरूर होगा। तो एक तो ये था सामाजिक वर्गों को जोड़ना, और दूसरा एक वैचारिक कहना चाहिए गतिरोध, जड़ता या विभ्रम, कोई भी शब्द आप चुन सकते हैं। ये स्थिति निर्मित हुई है जिसकी वजह से पार्टी बहुत सारे सवालों के ठीक से जवाब नहीं दे पाती, या वो जवाब लोगों को के गले नहीं उतरते। जैसे बताइए, कौन सी एक उदाहरण दीजिए। मसलन ये कि लिबरलाइजेशन के सवाल पर
हाँ। तो चीजें बदली हैं और आप ये मान रहे हैं कि आपकी पार्टी वहीं खड़ी है। नहीं नहीं, अब सवाल सवाल ये है कि ये चीजें बदल रही है, बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। मार्क्सवाद बदलाव के खिलाफ नहीं है, मार्क्सवाद की पूरी पूरी बुनियाद है ठोस परिस्थितियों की ठोस विश्लेषण। परिस्थितियां हमारे बिना बदलती है, हम नहीं बदल रहे, परिस्थितियां बदलती जाती है, उसकी विश्लेषण करके देंगे। तो हम क्या करेंगे लिबरलाइजेशन के सवाल पर? जो धनी है उसको फायदा हो रहा है, जो मालिक है अखबारों के और मीडिया कॉर्पोरेट्स है, मतलब उन सबके लिए फायदा हो रहा है, तो उसके गुण गाएंगे। जो सड़कों पे मर रहा है वो है आपका खेत मजदूर, वो है आपका डेली दिहाड़ी पे जो काम कर रहा है। और ये जो दुनिया के आंकड़ों के मुताबिक ये देख लीजिए, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स देखो, वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स देखिए आप, वर्ल्ड आई मीन जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आप देखिए। अब बांग्लादेश हमसे आगे है, नेपाल हमसे आगे है। अब ये वास्तविकता भी है ना लिबरलाइजेशन का, तो वो हम सच्चाई बता रहे हैं। अब लोगों के गले से नहीं उतरती वो, जिनको लिबरलाइजेशन से फायदा हो रहा है। अब ये एक साल, पिछले एक साल की महामारी में अपने देश के खरबपति कितने मुनाफा बनाए भाई, जानते हो? लोग लोग मर रहे हैं, करोड़ों की तादाद में बेरोजगारी हो बढ़ रही है। तो हम उनके साथ हैं जो शोषित है, और वो भी वास्तविकता है लिबरलाइजेशन का। जी। तो मेरा अंतिम सवाल है कि अभी आपने अच्छा किया कि आर्थिक सवालों पर भी आप लौट आए हैं। मतलब उनका जिक्र हमने नहीं किया है। बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, आर्थिक विषमता बढ़ी है। ये तमाम चीजें जो हैं अ, एक ऐसी जमीन तैयार करते हैं जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। उनके एक अपनी राजनीति को नए सिरे से रोप सकती हैं, उसको खाद पानी दे सकती हैं। वो क्या हम लोग नहीं देख पा रहे हैं या हो रहा नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और इन इन परिस्थितियों के कारण वो आपको नजर नहीं आ रहा। इन ये जो कोविड की जो माहौल है और ये लॉकडाउन वगैरह, इस वातावरण में आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो हो रहा है। जब बंगाल के संदर्भ में जो मैं कहा था, असली राजनीति की शुरुआत है ये, तो वही है। और केरल के अंदर एक बहुत बड़ा कारण, लोगों ने हमको जो वोट डालकर फिर दोबारा सरकार बनाने के लिए भेजा, वो है वैकल्पिक नीतियों का। वैकल्पिक नीतियों का जो आज केंद्र सरकार नहीं कर रही है, उसका उल्टा कर रही है, वो सब केरल सरकार कर रही है। तो ये वैकल्पिक नीतियों के आधार पर लोगों को लामबंद करने की सिलसिला जारी है। अब इतने बड़े बड़े मजदूर वर्ग के जो स्ट्राइक हुए, रिपोर्ट नहीं होते, ये निजीकरण के खिलाफ, ये देश का लूट जो मचा हुआ है उसके खिलाफ, ये जो किसानों का आंदोलन जो हो रहा है, कौन है भाई? मजदूर किसान ही तो है देश देश को जो जिंदा रखते हैं। अब ये लोग सब संघर्ष के सर्गों पर उतर आ रहे हैं, और वहां पर इस लाल झंडे का बहुत बड़ा भूमिका है, और वो रहेगा। और ये इसी से चलते हैं क्योंकि देश के अंदर साधनों की कोई कमी नहीं। सवाल है नीतियों का, उन साधनों का इस्तेमाल कैसे करते हो। अमीर को अमीर बनाए, गरीब को गरीब बनाए, वो नहीं, साधनों के इस्तेमाल करके देश की आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, करोड़ों तादाद में नई नौकरियों की मौका मिलेगी। और वो नौजवान जब अपना नौकरी करके अपनी आमदनी खर्च करेगा, तब देश के अंदर मांग बढ़ेगा, और आपके जो फैक्ट्रियां आज बंद है वो सब फिर खुलने शुरू होंगी। ये है हमारा विकल्प, और ये जी। विकल्प के आधार पर लोगों को लामबंद कर रहा है। लेकिन येचुरी जी, इन तमाम चीजों के बावजूद केरल एक टापू है जहां पर लाल झंडा लहरा रहा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही 2024 में, क्योंकि विपक्षी दल उस तरह से खड़े नहीं हो रहे। तो आपको भी लगता है 2024 का ये जो नरेटिव है या जो नारा है, ये सच होने वाला है? बिल्कुल नहीं। 2004 में हम स्वयं प्रस्तुत थे, जब नारा यही था कि आएगा तो वाजपेयी। वाजपेयी साहब का विकल्प क्या है? आएगा तो वही। इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन हुआ क्या? हम ये बिल्कुल सब गलत साबित होगा, आप देखते रहिएगा। अगर आप तो औपचारिक ढंग से, जनतांत्रिक तरीके से चुनाव अगर होते हैं,
तो ये बिल्कुल जब लोग आप कह रहे कुछ लोगों की भावना है कि वो नहीं होगा। आपने अभी अगर लगाया है, जनतांत्रिक जब तरीके से चुनाव होते हैं तो आपको डर लग रहा है कि तब तक इमरजेंसी लग जाएगी, आपातकाल आप होगा, चुनाव नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है? कुछ भी, इस सरकार का कोई कोई मतलब इसके बारे में कह नहीं सकते। अभी भी कुछ देखिए, इमरजेंसी का घोषणा नहीं हुआ, लेकिन कितने लोग जेल में हैं आपके यूएपीए और सेडिशन केसेस में। कितने लोगों को आपके उनकी जनवादी अधिकार, मौलिक अधिकारों के ऊपर हमला करके उनको जेल में डाल रखा है। अरे एक 85 साल के उम्र के पादरी को आज वो भी जेल में है और कोई सुनता नहीं उसको बेल देने की। वो एक बात है, ये जनवा मौलिक अधिकारों के ऊपर जो जो हमला है। लेकिन आप संस्थाएं देखिए आपकी, कोर्ट कचहरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट, अब इसके बारे में कुछ कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन अब उनके कामकाज का भी देखिए। अब 1.5 साल हो गए, 2 साल हो रहे, आप कश्मीर का 370 के चैलेंजेस जो है पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। 370 और ये पूरे इस सिलसिले में जितने चैलेंजेस है पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, आज तक सुनवाई नहीं। 2 साल हो गए, इंसाफ कहाँ से मिलेगी भाई? इलेक्शन कमीशन को लेकिन देखिए आपने, कितने सारे। येचुरी जी, आपने एक बड़ी बात कह दी है कि या तो चुनाव होंगे ही नहीं, और होंगे तो वो साफ सुथरे नहीं हो सकते। आज की जिस तरीके की इलेक्शन कमीशन काम कर रही है, जिस तरीके का सीबीआई बन चुका है, वो एक इनका सरकार का एक टूल के हिसाब से। तो ऐसी परिस्थिति में सब जो इंडिपेंडेंट जो संस्थाएं हैं, जो हमारे संविधान की रक्षा करने वाले, अगर उन्हीं की ओर कमजोर करने लगे तो बड़ी खतरनाक परिस्थिति है भाई। उससे तो बचना है पूरे देश को। छोड़िए हम कौन सी पार्टी में हैं, आप कौन सी पार्टी में है, किसकी समर्थन करते हो, लेकिन इस संवैधानिक व्यवस्था और एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, उसको तो बचाना है ना। वो होगा मुद्दा असली आने वाले चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया येचुरी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे बातचीत करना हमेशा ही आनंददायी होता है। लेकिन आपने बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली है, विपक्षी दलों की सक्रियता, एकता और उनकी रणनीति क्या होगी, इस पर थोड़ा सा खुलासा मुझे और चाहिए था, लेकिन शायद अभी ये सही वक्त नहीं है। कुछ समय बाद इस पर फिर से कोई और चर्चा समय करेंगे। में। अलबत्ता देश की जो स्थितियां हैं, जो खतरनाक आपने अंडरलाइन किया है कई बार, वो जरूर चिंता पैदा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू नमस्कार। मुकेश जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।